आपके यहाँ पर 80 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की आपकी ये महामैराथन क्लास आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम लोग बहुत सारे वायरल क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसीलिए यदि आप अपनी क्लास 12 की फीस में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं और क्वेश्चन के साथ में आपको मैं उसमें उत्तर भी आपको बताने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ताकि आपको सारे नंबर आपको यहाँ पर आराम से मिल जाए, आपका एक भी नंबर यहाँ पर ना कटे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोग किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्लास 12 की फीस की पूरी किताब में आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। लगभग आपके यहाँ पर 80 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि किस प्रकार से आपका पीडीएफ रहने वाला है, किस प्रकार से हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में उसका उत्तर बताऊंगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आप इस प्रकार से देख सकते हो। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में यदि आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है। जिसको भी ज्वाइन करना होगा इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर क्या हो जाता है 97 93 44 0081। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 की बायोलॉजी में जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं पूरी किताब में, चाहे आपके बहुविकल्पी हो, चाहे आपके यहाँ पर अति लघु हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे डायग्राम हो, सब हम लोग कर चुके हैं। मात्र एक ही वीडियो में 7 घंटे की क्लास थी वो। और यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे भी जरूर जाकर के देख सकते हो। अब हम लोग फिजिक्स में उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स के भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम लोग आपको बताने वाले हैं, चाहे आपके लिए वो 8 घंटे की क्लास क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लोग सारी चीज़ों को करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी कर दिया करें। तो यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं, सारे के सारे आज के एक ही वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर आपको कलरफुल में समझाएंगे। कलरफुल आपका इस प्रकार से नोट्स बनाया गया है, इसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले लेना है कि किस प्रकार से आप लोग टॉपर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, और जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देखना। साथ ही में इसी प्रकार से यदि आपको दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी सभी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स पूरी किताब से आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एक्सटेंशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकता है, वो पहला प्रश्न आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग यहाँ परिभाषा बतानी है और साथ ही में इसका मात्रक बताना है कि इसका मात्रक कौन सा होता है। तो आइए समझते हैं इसके उत्तर के बारे में। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कोई भी आपका वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आपका एकांक परीक्षण आवेश है, ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र बनेगा ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। क्यू नॉट आपका यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश है और एफ आपका है ये वैद्युत बल है और ई आपका है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन सबको आप लोग समझ लीजिएगा कि आखिर ये जो अक्षर मैंने यहाँ पर लिखे कौन कौन सी चीजों को डिनोट करते हैं। तो ई आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ आपका होता है वैद्युत बल और क्यू नॉट आपका होता है एकांक परीक्षण आवेश। तो इस प्रकार से इसकी जो कह सकते हैं फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके लिए पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं।
क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप उसका मात्रक निकाल पाएंगे। और साथ ही में फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये आपका कहते हैं न्यूमेरिकल्स को, तो उसमें भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आपको वो चीज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। अब इसका मात्रक जब निकालने जाओगे तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, न्यूटन अपान में कूलाम। क्या हो जाएगा, न्यूटन अपान में कूलाम। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है आपका होता है न्यूटन अपान में कूलाम। अब इसका एक और मात्रक होता है जो कि आपको एक अलग सूत्र से बनता है। एक सूत्र तो आपका होगा ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट, और एक सूत्र आपका होता है ई बराबर बी अपान में डी। ठीक है, तो यहाँ पर बी का मतलब हो जाएगा वोल्ट और जो आपका डी होगा डी का हो जाएगा मीटर। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इसका मात्रक होता है एक तो आपका हो गया न्यूटन अपान में कूलाम, और दूसरा मात्रक आपका इस प्रकार से हो सकता है वोल्ट अपान में मीटर। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन था इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया फिलहाल के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 9793440081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और या फिर आप लोग चाहो तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट भी करना है, इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट करके फिर इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप लोग बता दोगे, तो फिर आपको वहाँ पर नोट्स भी भेज दिया जाएगा और साथ ही में ग्रुप में भी ऐड करवा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चैनल आप लोग के लिए इसलिए हो जाता है हमारा चैनल, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन तो कराया ही जाता है, साथ में उसका उत्तर भी कराया जाता है, पूरी सीरीज कराई जाती है हर एक टॉपिक के ऊपर। चाहे आप कर सकते हो, चाहे आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न की बात करोगे, चाहे अति लघु की बात करोगे, चाहे लघु की बात करोगे, चाहे दीर्घ की बात करोगे, हर एक प्रश्न का यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। दीर्घ में भी बताया जाएगा, लघु में बताया जाएगा, अति लघु में बताया जाएगा, और साथ ही में बहुविकल्पी में भी बताया जाएगा। चाहे आपका फिजिक्स सब्जेक्ट हो, चाहे आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो। तो इसीलिए चैनल को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं इसलिए हाईलाइट इस चीज़ को कर देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या है, इसमें दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट कि वैद्युत क्षेत्र में आपका एकांक परीक्षण आवेश जो कि आपका क्यू नॉट होता है, और एक आपका होता है वैद्युत बल। इन दोनों से ही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप लोग पता लगाते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर इसका मात्रक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अब इसमें हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप यहाँ पर क्या समझते हो। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा सबसे पहले आप लोग बताओ, फिर मैं आपको इसका डायग्राम बना करके भी समझा दूंगा, या फिर आप लोग कहो तो पहले इसका डायग्राम ही बना देते हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं किस प्रकार से बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको वैद्युत ध्रुव मतलब वैद्युत ध्रुव मान सकते हो, जो कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है, यानी कि दोनों आपके दो आवेशों से मिलकर के बना होता है। एक आपका होता है माइनस क्यू, एक आपका होता है प्लस क्यू। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप लोग जानते हैं कि इस वाले आवेश से इस वाले आवेश के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यानी कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज आपको यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा को आइए समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान। अब यहाँ पर क्या है, आपके दो आवेश हैं, आपका एक माइनस क्यू है, एक आपका प्लस क्यू है। अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस से कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, किसी एक आवेश का मान। तो यहाँ पर केवल आप लोग एक आवेश यानी कि या फिर क्यू लिख लो यहाँ वाला कि तो यहाँ वाला, केवल आपको क्या करना है, एक आवेश का मान लिखना है। तो आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग केवल क्यू कर दोगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को केवल यहाँ पर एक आवेश का मान लिखना है, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो 2l है। इस प्रकार से आप लोग 2l कर दोगे, और इन दोनों का जो गुणनफल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे, यानी कि P बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है आपकी, आप लोग समझ लीजिए एक बार फिर से कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उसके गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही में इसका जो सूत्र होता है
P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था अभी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन जो इस पेज पर मैंने आपको बताए हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए आप लोग इन दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। ठीक है, क्या बताना है हम लोगों को? कूलाम के नियम का सदिश रूप बताना है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि माना कि आपका जो Q1 व Q2 एक चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं और आवेश Q1 के कारण Q2 पर सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? वैद्युत बल लगाएंगे। और कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला होता है वो तो आप लोग जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला पहले से पता होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है? कूलाम के नियम का हम लोग को सदिश स्वरूप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल लगाएंगे। तो जब हम लोग जिसके कारण कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस वाले Q1 के कारण हम लोग Q2 पर बल लगा रहे हैं, तो जिससे हम लोग बल लगा रहे हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो आप लोग लिख दोगे F1, और जिसके ऊपर लगा रहे हैं उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा F12। इस प्रकार से आपका हो जाएगा F12 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा R कैप 12। अब R कैप 12 क्या होता है इसको भैया ये समझ लेते हैं। जहां पर जो आपका R कैप 12 होता है, आपका Q1 से Q2 की ओर जो इंगित करने वाला एकांक सदिश होता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है? कूलाम के नियम का सदिश रूप। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला देखा है, वैद्युत बल के लिए कूलाम का स्वरूप देखा है। अब हम लोग Q2 के कारण Q1 पर देखेंगे। तो जब हम लोग आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगाएंगे वैद्युत बल, तो आपका इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोग किसके कारण लगा रहे हैं? तो Q2 के कारण लगा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा F2, और किस पर लगा रहे हैं? 1 पर लगा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा F21 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा R कैप 21। इस प्रकार से आपका हो गया। ये दोनों समीकरण जो आपके हैं, यही आपके क्या है? कूलाम के नियम का सदिश रूप है। यहाँ पर भी आप लोग बता सकते हैं कि जहाँ पर R कैप 21 जो आपका है Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, और समीकरण जो आपका पहला है और जो आपका दूसरा है, दोनों आपके कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। अगर केवल आपसे कोई भी एक कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछेंगे तो डायरेक्ट आप लोग इतना भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इतना आप लोग बता देते हो ना, तो फिर आपका यहाँ पर कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका इसमें होता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गॉस की प्रमेय क्या है। अब इसको ये तो मतलब वैसे तो जब इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो वो तो बड़ा क्वेश्चन होता है, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अक्सर आता है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा प्रश्न आता है कि गॉस की प्रमेय क्या है, जो कि आपका अति लघु में आ सकता है 1-2 नंबर में। तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि गॉस की नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है कि गॉस के नियम के अनुसार कि कोई अगर मान लीजिए बंद पृष्ठ है, तो उससे जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह आपका उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का Q का कह सकते हैं आप लोग 1/ε0 गुना होता है। यानी कितना होता है आपका फाई ई बराबर आपका हो जाएगा Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, आपका निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता होती है। और जब ये क्वेश्चन की गॉस की प्रमेय क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर में आएगा तो आपको इतना ही बताना है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, और आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका हो जाता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो ये वैद्युत विभव की जो परिभाषा वाला क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसकी परिभाषा कैसे आप लोग लिखोगे, और साथ ही में इसका हम लोग को बीमा भी बताना, तो वो चीज भी हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा में बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में क्या बताओगे आप लोग? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो आपका होता है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, और साथ ही में धन परीक्षण आवेश का जो मान होगा उसकी निष्पत्ति के बराबर होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। क्या समझना है? कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, और साथ ही में धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है, वो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वो कह सकते हैं कार्य के साथ ही में जो धन परीक्षण आवेश होता है उसके मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ।
क्या होता है आपका बी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट। डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, कार्य को इंडिकेट करता है। क्या बताया मैंने आपको परिभाषा में कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से जब हम लोग उस बिंदु तो लाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वो आपका डब्ल्यू होगा, और जो आपका आवेश होगा आपका क्यू नॉट होगा, जो कि आपका परीक्षण आवेश होगा, धन धन परीक्षण आवेश। और जो बी होता है आपका वैद्युत विभव होता है, जिसे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे W के मात्रक के बारे में, यानी कार्य का जो मात्रक होता है आपका जूल होता है, और Q यानी कि आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। तो आपका ये हो जाएगा क्या, मात्रक जो आपका हो जाएगा वैद्युत विभव का आपका हो जाएगा जूल अपान में कूलाम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कह सकते हो आप लोग कि बहुविकल्पी में बन सकता है कि वैद्युत विभव की कह सकते हैं मात्रक के बारे में बताइए। तो मात्रक में आप लोग क्या बताओगे, जूल अपान में कूलाम बताओगे, और या फिर वहां पर यदि वोल्ट लिखा है तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि जूल अपान में कूलाम या वोल्ट, ये दोनों आपके मात्रक होते हैं किसके, वैद्युत विभव के। चाहे आपका ऑप्शन में जूल अपान में कूलाम लिखा होगा या फिर वोल्ट लिखा होगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिखेगा आपको तो सही टिक आपको लगा देना है। अब हम लोग इसके वैद्युत बीमा की बात, वैद्युत विभव की जो बीमा होती है उसके बारे में आइए आपको बता देते हैं। तो इसकी जो बीमा होगी वो आपकी होगी ml की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1। ये आपकी क्या होती है, वैद्युत विभव की बीमा होती है। तो इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से कि वैद्युत विभव क्या होता है, और साथ ही में इसका मात्रक क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, और साथ ही में इसकी बीमा क्या होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका होता है इसमें बहुत ही सिंपल सा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न होता है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, यानी कि जो समविभव पृष्ठ है ये क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो समविभव पृष्ठ के बारे में बहुत ही सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे आप लोग इसमें, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो वही आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे सभी पर वैद्युत विभव बराबर होगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। अब इसका जो नाम है उसी से क्लियर है कि समविभव यानी कि हर एक बिंदु पर समान मात्रा में विभव होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव होगा वो बराबर हो, उसको ही हम लोग समविभव पृष्ठ बोलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। इसमें अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है 1-2 नंबर में, कि विभव प्रवणता क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए और साथ ही में इसके बारे में बताइए कि आखिर ये क्या है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता में आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स से दर्शाएंगे, के साथ में ही आपका विभव परिवर्तन यानी कि डेल्टा बी की जो दर होगी उसको हम लोग विभव प्रवणता बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की जो दर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका विभव प्रवणता बराबर आपका हो जाएगा विभव में परिवर्तन बटे में आपका दूरी में परिवर्तन। क्या होगा आपका डेल्टा बी और डेल्टा एक्स माइनस में होगा, क्योंकि आपका विभव प्रवणता जो होता है आपका माइनस में होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की जो दर होती है इसको हम विभव प्रवणता बोलते हैं। और विभव प्रवणता बराबर आपका होता है विभव में परिवर्तन बटे में आपका दूरी में परिवर्तन, माइनस में क्या होगा आपका डेल्टा बी अपान में डेल्टा एक्स। इसको आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो संधारित्र है, कोई भी संधारित्र है, उसके प्लेटों के बीच यदि हम लोग परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उससे उसकी जो धारिता होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। 2-3 नंबर में क्वेश्चन की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पर। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो, ताकि आपको इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगता है। तो मैं आपसे केवल यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसमें आप लोग उत्तर में बताओगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच
परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर जो प्लेट होंगे, प्लेटों के बीच उपस्थित जो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है बहुत ही सिंपल तरीके से, ध्यान से एक एक लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर जो प्लेट होते हैं, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित होता है, उसके विपरीत दिशा में एक और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो आपका एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। जो कि आपका जो इसकी सतह होती है, इस पर आवेश का कह सकते हैं विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण जो प्लेट होते हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर जो आपका होता है वो घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो धारिता होती है बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बताया था, हम लोगों से क्या पूछा था कि जब हम लोग किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। धारिता क्या होता है, धारिता बढ़ जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसका विभवांतर कैसा होगा तो आप बताएंगे कि विभवांतर घट जाएगा और जो धारिता होती है आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा W, तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम लोग उन बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलते हैं। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश यानी कि प्लस क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य W होगा, तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलते हैं। और जो विभवांतर होता है आपका एक अदिश राशि, ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे। और यदि किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य हो W हो, तो बिंदुओं A तथा B के बीच जो विभवांतर होगा वो इस प्रकार से हो, क्या होगा आपका BA माइनस BB बराबर आपका हो जाएगा W/Q0। इस प्रकार से आपका विभवांतर होगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा इसको लाना चाहते हैं तो। यहाँ पर सीरीज में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी को आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलना है। तो अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। हम लोग को क्या बताना है, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध बताना है। तो संबंध आप लोग डायरेक्टली जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो आपको इसी प्रकार से बता देना है कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो संबंध होता है वो आपका इस प्रकार से हो सकता है। विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा धारा घनत्व यानी कि J, और वैद्युत क्षेत्र आपका E। तो इस प्रकार से आपको समझना है, विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा आपका धारा घनत्व बटे में आपका वैद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से आप लोग संबंध बता सकते हो किसके बीच में, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र के बीच में। जहां पर विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व को J से और वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको क्या पता चल गया, इन तीनों के बीच में संबंध। लेकिन अगर इसका मात्रक आ जाएगा तो मात्रक आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर बटे में मीटर स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपका इस प्रकार से हो जाता है वोल्ट अपान में मीटर। इस प्रकार से कटने के बाद आपका इस प्रकार से मात्रक बन जाएगा एम्पियर अपान में वोल्ट इंटू मीटर। इस प्रकार से आपको ये चीज याद रख लेना है कि धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच के जो संबंध होता है वो आपका इस प्रकार से हो सकता है कि विशिष्ट चालकता बराबर आपका धारा घनत्व बटे में वैद्युत क्षेत्र हो जाता है, और मात्रक इसका इस प्रकार से हो सकता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हमारा इसमें जो अगला प्रश्न हो जाता है वो आपका हो जाता है इसमें आपका कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपका कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी 2025 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपका ये होता है। तो इसके उत्तर में आपको क्या बताना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। तो चलिए हम समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। तो उत्तर में आप लोग बताओगे, जब किसी चालक को हम लोग तार भी बोल सकते हैं, कि जब किसी चालक या फिर तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जब किसी चालक
या फिर तार के सिरों के बीच जब हम लोग विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं। और ये आपका जो सूक्ष्म नियत वेग होता है, इस वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि जब किसी चालक तार के सिरे के बीच हम लोग विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं, और इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। और जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद कर लेनी है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 1-2 बार 3 बार पढ़ोगे ना, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में हम लोग को संबंध लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में इस प्रकार से बताओगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बताओगे कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध आपका इस प्रकार से हो जाएगा, I बराबर NEABD। जहां पर जो आपका I होता है आपका वैद्युत धारा होता है, आपका जो N होता है आपका प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है, आपका जो E होता है, E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और जो आपका A होता है आपका ये क्षेत्रफल होता है, और BD आपका अनुगमन वेग होता है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच जो संबंध होता है वो किस प्रकार से आपको लिखना। तो आप लोग क्या लिखोगे, I बराबर NEABD। और वहां पर ये चीज लिखने के साथ साथ आपको ये चीज भी बतानी है कि जो I है आपका वैद्युत धारा है, N आपका प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, BD आपका अनुगमन वेग है, आपका क्षेत्रफल है, E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये सारी चीज जब आप लोग बता दोगे ना तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कोई भी काट नहीं सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखिए। तो धारा घनत्व का से आप क्या समझते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, चालक के जो एकांक क्षेत्रफल है से प्रवाहित जो आपकी वैद्युत धारा होगी इसको हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वायु धारा को हम लोग धारा घनत्व यानी J बोलते हैं। J जो होता है वो धारा घनत्व को हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो A मतलब कि I है, I आपका वैद्युत धारा है, A आपका एकांक क्षेत्रफल हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका धारा घनत्व से आप क्या समझते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वायु धारा को हम लोग धारा घनत्व बोलते हैं। इसको हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपके पास लाइनें कम पड़ रही हैं तो आप लोग एक लाइन यहाँ पर ऐसे बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या है धारा घनत्व इसमें ब्रैकेट में J कर दिया है। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो कि चालक एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व बोलते हैं, और इसको हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं। तो एक लाइन आपकी बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ आप बढ़ा करके वहाँ पर करना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप लोग कम लिखोगे, भले है आप लोग सही सारी चीज़ें लिखो, लेकिन अगर आप लगेगा एग्जाम में कम लिखा है तो फिर वो नंबर आपके काट सकता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ताकि आपके मार्क्स पूरी तरीके से पक्की हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है आपका होता है J बराबर I अपान में A, जहाँ पर J होता है आपका धारा घनत्व, I आपका होता है वैद्युत धारा, A आपका क्षेत्रफल होता है। मात्रक की यदि हम लोग बात करेंगे तो आपका जो वैद्युत धारा होता है उसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सबसे पहले हम लोग को मात्रक बताना, तो आप लोग बताएंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम इंटू मीटर। और जो विमीय सूत्र की जब हम बात करेंगे तो आपका होगा ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सारे प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में
90 से 95% तक आपको लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपके पुराने सालों में लगातार क्वेश्चन आए हैं। हर एक साल पिछले 10 सालों से लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, और जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनअम्लीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो आपका अनअम्लीय प्रतिरोध है इससे हम लोग क्या समझते हैं, आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं उसे हम लोग अनअम्लीय प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके नाम से क्लियर है, अनअम्लीय लिखा है ना, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करेंगे उनको हम लोग अनअम्लीय प्रतिरोध बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो वैद्युत बल्ब का तंतु, या फिर आप बता सकते हो डायोड बल्ब। इस प्रकार से 2 एग्जाम्पल लिख दोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करेंगे उसको हम लोग अनओमीय प्रतिरोध बोलेंगे। एग्जाम्पल वैद्युत बल्ब का तंतु और डायोड बल्ब, इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न आपका है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि आवेश की गतिशीलता क्या होती है। तो उत्तर में आप बताएंगे कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है। क्या है आपका, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर आपका हो जाएगा BD अपान में E हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, जहां पर BD जो आपका है वो आपका अनुगमन वेग है और E आपका वैद्युत क्षेत्र है, म्यू आपका यहाँ पर आवेश की गतिशीलता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके मात्रक की जब हम बात करेंगे तो मात्रक आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान में वोल्ट इंटू सेकेंड। इस प्रकार से आपका इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला प्रश्न हो जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। क्या बताना हम लोग को, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच हम लोग को संबंध बताना है। तो इसका उत्तर जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको लिखना अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लिखना क्या है, आप बताएंगे कि विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के मध्य में जो संबंध होगा आपका इस प्रकार से होगा, BD बराबर EV टाउ अपान में ML होगा। जहां पर जो ये सारी चीजें हैं, यानी कि जो BD है, BD आपका अनुगमन वेग है, B आपका विभवांतर है, टाउ आपका क्रांति काल है तथा L आपका है लंबाई, चालक की लंबाई है, और E आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारी लाइनें जो हैं इसको एक लाइन में नहीं लिखना है आपको, बोर्ड परीक्षा के जब कॉपी में आप लोग लिखोगे तो उसको नीचे नीचे करके लिखना है, यानी कि BD बराबर अनुगमन वेग, फिर नीचे आप एक लाइन दूसरी लाइन में लिखोगे आप B बराबर विभवांतर, टी आपका जो टाउ है आपका टाउ बराबर आपका शांति काल और एल आपका चालक की लंबाई। इस प्रकार से आप लिखोगे ना तो आपका पेज भी ज्यादा भर जाएंगे और साथ ही में एग्जामिनर को लगेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अति लघु में आता है और इसीलिए आपको उसको याद करना पड़ेगा कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर अति लघु में क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या है, आइए समझते हैं। इसमें आप बताएंगे किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी, क्या है इसमें कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होंगी उन सभी को जब आप लोग जोड़ोगे तो उसका जो बीजगणितीय योग होगा आपका कितना होगा, शून्य होगा। शून्य निकल करके आएगा, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, I बराबर आपका शून्य होगा। यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में जो आपका किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा कितना होगा आपका, शून्य होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सिंबल आप बना लीजिएगा, I बराबर 0 कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी अगर कंप्लीट हो गया है तो आपका हो जाता है किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करो। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपने लिख भी दिया हमने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्वेश्चन क्या है आपका, किसी धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके संबंध में हम लोग को बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे उत्तर में इस प्रकार से, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही आपको याद करना है और इतना ही अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। यदि क्वेश्चन अति लघु में आता है तो इतना आप लोग लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पर उत्तर में आप बताओगे कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका इस प्रकार से होगा,
डेल्टा बी बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में आपका हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको इतना बता देना, यही संबंध होता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आप इसमें बता सकते हैं कि जो आपका म्यू नॉट अपन 4 पाई होता है, यानी कि ये वाला जो चीज होता है ये आपका अनुक्रमानुपातीय नियतांक है तथा म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता होता है, यानी कि जो आपका म्यू नॉट होता है आपका निर्वात की चुंबकशीलता होता है। तो इस प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन था कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करो, वो क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से और याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम लोग आइए अच्छे तरह समझते हैं। बहुत ही इजी सा प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है और उदाहरण भी हम लोग को बताना है। तो इसमें उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों और साथ ही में समदूरस्थ हों तो वह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण की जब आप लोग बात करोगे तो उदाहरण में आप बता सकते हैं लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यानी कि आपको क्या समझना है कि जो लंबी धारावाही परिनालिका होता है इसके केंद्र पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका एक समान होता है, जो कि आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हो जाता है एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आता है और साथ ही में आपका अति लघु के साथ साथ लघु में भी आता है। तो क्या होता है एम्पियर का परपथीय नियम, आइए बताते हैं इसमें। तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि एम्पियर के नियम अनुसार, यानी कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ जो आपका होता है पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई तथा म्यू नॉट गुना होता है। इस प्रकार से आपका होता है, जो कि आपका समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर आपका होता है म्यू नॉट आई। इस प्रकार से आपका होता है, जिसमें आप लोग जो लिखने वाला पार्ट है आप इतना लिखेंगे कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का आप बोल सकते हो म्यू नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार से इसमें इतना बताना है आपको, पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बार नोट करिए अच्छे तरीके से और 2-3 बार पढ़िए, यह भी आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धारा मापी को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से कि धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा, यानी कि जो धारा मापी है उसको यदि हम लोग को वोल्ट मीटर में बदलना है तो उसके लिए हमको धारा मापी की जो कुंडली होती है उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का हम लोग को यहाँ पर शंट लगाना होगा, जिससे क्या होगा जो धारा मापी होगा वो आपका वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, तो एक बार इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें इस प्रकार से हो जाता है। अगला प्रश्न जो आपका है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का व्यंजक लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को हम लोग यहाँ पर व्यंजक बताना है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। यानी क्या होता है धारा सुग्राह्यता, इसमें आप बताएंगे कि आपका कुंडली में प्रवाहित जो प्रति एकांक धारा होती है उसके उत्पन्न मतलब की धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप जो होता है उसके बराबर होती है। धारा सुग्राह्यता आई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, बराबर आपका होता है फाई अपान में आई बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी। इस प्रकार से होता है, जहां पर ये चीजें आपको बता करके लिखनी है कि यानी कि जो आपका एन है वो क्या है, बी है क्या है, ए है क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नीचे लिख देनी इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा है। जैसे कि आपका एन है जो आपका कुंडली में फेरों की संख्या है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है और सी जो आपका है आपका मरोड़ दृढ़ता है। तो इस प्रकार से चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का जो व्यंजक है आपको इस प्रकार से बताना है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा मात्रक एवं विमा लिखो। तो हम लोग को इसमें बताना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे पहले सूत्र बताना है, उसके बाद इसका मात्रक एवं विमा लिखना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है आपका इस प्रकार से होता है, m बराबर n
आई ए। इस प्रकार से आपका सूत्र होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, क्या होता है M बराबर N आई ए। इसको आपको याद कर लेना है। वो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे N की, तो N आपका होता है कुंडली में फेरों की संख्या। N क्या है आपका, कुंडली में फेरों की संख्या है। I आपका है प्रवाहित धारा। A आपका है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। अब यहाँ पर मात्रक आप लोग बताएंगे कि जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, और जो बीमा होती है आपका L स्क्वायर A होता है। तो इस प्रकार से आपको मात्रक और बीमा भी इस प्रकार से लिखना है। यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एक बार इसे भी नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो वैसे तो ये आपका अति लघु में आएगा तो आपको इतना ही लिखना है, लेकिन अगर यह क्वेश्चन आपका लघु या फिर दीर्घ में आता है तो उसके लिए मैं जब लघु या दीर्घ का टॉपिक कराऊंगा तो उसमें मैं आपको इसको अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा, डेरिवेशन पूरा एक इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताना है, हम लोग केवल ये बताना है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग को केवल व्यंजक बताना है। तो यहाँ पर उत्तर में आप लोग बताएंगे अक्षीय स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्र का जो आपका व्यंजक होता है B बराबर आपका हो जाएगा 10⁻⁷ 2m अपान में आपका हो जाएगा r³ न्यूटन अपान में एम्पियर इंटू मीटर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जहां पर जो m होता है आपका चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, और साथ ही में जो आपका r होता है, r आपका चुंबक के केंद्र से वह दूरी, जहां पर B चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर केवल व्यंजक बताना था। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित जो बिंदु है उस पर हमको चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से बता सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपान में L बराबर आपका इस प्रकार से हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। इस प्रकार से आपका हो जाएगा न्यूटन अपान में एम्पियर इंटू मीटर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जहां पर जो आपका n अपान में L है इसकी जगह हमने क्या कर दिया है, इसकी जगह पर हमने केवल n कर दिया, स्मॉल n कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं n बराबर n अपान L होता है इस प्रकार से। तो हम लोगों ने सूत्र में क्या किया है, म्यू नॉट n अपान में L है ना, तो n अपान में L की जगह पर केवल n कर देंगे और यहाँ पर I हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा म्यू नॉट n इंटू आई। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जहां पर आपका n बराबर n अपान L होता है, परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या आपकी ये होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट किया है। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार से सारी चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगती है। तो मैं आपसे केवल यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट दिखाएंगे, ताकि आपको इसी प्रकार के कॉन्टेंट लगातार मिलते रहें और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहो। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है जो कि आपका है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑलरेडी 5-6 बार आया हुआ भी, यानी कि यहाँ पर तो 4 बार दिखा है, लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चीज आपको समझना है कि 4-5 बार क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो अधिक और साथ ही में सबसे कम तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे, आइए समझा देता हूं मैं आपको। तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि जो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे होती हैं उनको हम लोग रेडियो तरंगे बोलते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। और जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे होती हैं वो आपकी गामा किरणें होती हैं। इस प्रकार से इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, इसको आप लोग नोट करिए, अच्छे तरीके से याद करिए। और यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने इससे वाला जो पहले वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसमें हम लोग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति की बात करेंगे, यानी कि आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को यहाँ पर रखना है। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है। और जब तरंग दैर्ध्य की बात होगी तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है रेडियो तरंगे की, लेकिन आवृत्ति की यहाँ पर बात हो रही है तो सबसे कम आवृत्ति आपकी रेडियो तरंगों की होती है।
उसके बाद फिर आपका माइक्रो तरंगे होती हैं, उसके बाद फिर आपका अवरक्त विकिरण होता है, उसके बाद फिर आपका दृश्य विकिरण होता है, फिर आपका पराबैंगनी विकिरण और फिर आपका एक्स किरणें और लास्ट में यानी कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं गामा किरणें की। तो ये आपका लास्ट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति का जो बढ़ता हुआ क्रम है, इस प्रकार से आपका क्रम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। क्लास 12 फीस के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और बायोलॉजी में भी मैं इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों करवा रहा हूँ, क्वेश्चन प्लस आंसर, तो उसे भी आप लोग जरूर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है इसमें कि पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग हम लोग को बताना है, यानी कि जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके क्या दो उपयोग हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग का बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन की बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला आप बताएंगे कि अंगुलियों के निशानों को पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। तो पहला मतलब कि पहला जो पॉइंट हो गया आपका यही हो जाएगा कि अंगुलियों के निशानों को पता लगाने के लिए हम लोग पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हैं, नकली दस्तावेजों में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पराबैंगनी किरणों के जो आपके दो उपयोग थे मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि यहाँ पर कुछ तरंगे दी गई हैं और उनको हम लोग उसके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला किरण को लिखना है, उसके बाद फिर सबसे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। इसी प्रकार से आपको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिखना है तरंगों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है उसमें ये सारे तरंगे दी गई हैं। पहला आपका क्या है, रेडियो तरंगे, दूसरा आपका है गामा किरणें, तीसरा आपका एक्स किरणें और चौथा आपका है माइक्रो किरणें। इस प्रकार से आपकी दी गई हैं। अब इन्हीं चारों को आपको यहाँ पर अरेंज करना है किसमें, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आपका आएगा गामा किरणें, यानी कि सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो गामा किरणों का होता है इनमें से। उसके यहाँ फिर आपका एक्स किरणें होती हैं जो कि गामा किरण से ज्यादा होती हैं। उसके यहाँ फिर आपका माइक्रो तरंगे होती हैं जो कि एक्स किरणों से ज्यादा होती हैं। और फिर लास्ट में आपका होते हैं रेडियो तरंगे, जिसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है इसमें से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है इस प्रकार से, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप नोट करिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि एक्स किरणों के प्रमुख दो गुण तथा उपयोग लिखिए, यानी कि एक्स किरणें के हम लोग को सबसे पहले दो गुण बताने हैं और साथ ही में उसका जो उपयोग होता है उसके बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे एक्स किरणों के बारे में कि एक्स किरणों के गुण और साथ ही में उपयोग निम्नलिखित हैं। फिर आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे गुण के बारे में, तो गुण में आप लिखोगे कि एक्स किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि ये आपके आवेशित कण नहीं, यानी कि जो वैद्युत किरणें यानी कि जो आपकी एक्स किरणें हैं वो आपकी वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि ये आपके एक आवेशित कण नहीं है। दूसरा आप इसमें बताएंगे गुण में इसके कि ये किरणें आपकी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से ये किरणों के दो प्रमुख गुण मैंने आपको बता दिए हैं। अब उपयोग की जब यहाँ पर बात होगी कि इनमें कौन कौन से उपयोग होते हैं, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो आपका एक्स किरणें होती हैं इनका उपयोग हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान में करते हैं। और दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनका उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। तो इस प्रकार से एक्स किरणों के जो प्रमुख दो गुण और साथ ही में दो उपयोग मैंने आपको समझा दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को यहाँ पर मैं देखता हूँ। अब इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, जो कि प्रश्न है आपका कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुनादी आवृत्ति कैसे होती है, किसे कहते हैं और साथ ही में किस प्रकार से आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सबसे पहले उत्तर में कि अनुनाद की स्थिति में जो आपका प्रेरण प्रतिघात होता है तथा धारतीय प्रतिघात दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं।
तब इस स्थिति में जो आपकी आवृत्ति होगी वो आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो यहाँ पर जो प्रेरण प्रतिघात है उसको हम लोग एक्सएल लिखते हैं और जो आपका धारतीय प्रतिघात होता है उसको हम लोग एक्सी लिखते हैं। तो ये क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यानी क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी, इस प्रकार से आपका होता है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एक्सएल बराबर आपका ओमेगा एल होता है और एक्सी की जगह पर हम लोग चाहें तो 1 में ओमेगा सी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी कि यदि हम लोग चाहें तो एक्स एल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और यदि हम लोग चाहें तो एक्स सी की जगह पर हम लोग 1 ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एल की जगह पर ओमेगा एल कर देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और एक्स सी की जगह पर हम लोग 1 ओमेगा सी इस प्रकार से कर देंगे। आगे क्या होगा आइए समझते हैं। आगे आपका यहाँ पर होगा, यानी कि जो आपका यहाँ पर भी ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एल आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपको और आगे जाना है, तो और आगे जाएंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 1/√LC, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर समझना है कि ओमेगा बराबर आपका होता है 2πf, इस प्रकार से ओमेगा बराबर क्या कितना होता है आप लोग का, 2πf। तो यदि आप लोग चाहो तो ओमेगा के स्थान पर 2πf लिख सकते हो ना, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे, ओमेगा की जगह पर क्या लिख दोगे, 2πf कर दोगे, बराबर आपका कितना था, 1/√L सी, इस प्रकार से आपका ये हो गया। आगे आप क्या करेंगे, जो आपका 2π है इसको यहाँ पर भेज देंगे और f इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, f आपका यहीं पर आ जाएगा और 2π आपको यहाँ पर भेज देना है। तो आपका हो जाएगा f बराबर 1 में आपका हो जाएगा 2π√LC। तो ये जो आपका निकल करके आया है यही आपका अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, और जो कि इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है सारे पॉइंट को। सभी को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, और साथ ही में इसी प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको करना है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, इतना आपको बताना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। यानी कि हम लोग को क्या बताना है, कुंडली में उत्पन्न जो आपका वैद्युत वाहक बल है उसका जो व्यंजक है उसको हम लोग कोणीय चाल के पदों में लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वैद्युत वाहक बल E बराबर आपका हो जाएगा NBA साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी केवल इतना लेकर के आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पर जितने भी चीजें आपने लिखी है ये क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में भी आपको बता देना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, एक भी आपका आधा नंबर भी ना कटे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका ई है आपका वैद्युत वाहक बल है, एन आपका क्या है, फेरों की संख्या है, बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ए आपका कुंडली में फेरों का कह सकते हो आप लोग क्षेत्रफल है, और जो आपका ओमेगा है ये आपका घूर्णन आवृत्ति है। इस प्रकार से आपको ये बता देना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, आपका एक भी आधा भी नंबर यहाँ यही इसमें आ जाता है कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर होता है। अब ये चीज आपको इसमें बताना है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं और साथ ही में जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन दोनों पदार्थों के बीच में जो परमाणु होते हैं उनमें क्या अंतर पाया जाता है, ये चीज आपको इसमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होता है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ आपको, और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु में अक्सर आता है, तो इसीलिए आपको इसको तैयार करके जाना, यदि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से बता पाओ। तो उत्तर में क्या बताओगे आप लोग कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है, जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, यानी कि इस वाले में क्या होता है, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है परमाणुओं के अंदर, ठीक है। दूसरा आपका इसमें जो होता है प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय में बताएंगे कि जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का कुल जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। इस प्रकार से आपको इसमें अंतर बताना है। तो इसका आप लोग आंसर तैयार कर लीजिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, और वहीं पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण आपका शून्य होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों का नाम आपको बताना है। क्या बताना है, किन्हीं दो आपके प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कौन सा, पहला आप याद कर लो सोना, दूसरा आप याद कर लो बिस्मिथ। ये क्या है, आपके प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ हैं, दो आपको बताने थे, दो मैंने आपको बता दिए हैं। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन सभी को यदि आप पढ़ करके जाते हो बहुत ही अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में ला सकते हो। तो यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग इन सारी चीजों को पढ़ो, समझो, और साथ ही में पुरानी वीडियोस को नहीं देखा उसे भी जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करो, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाओ बचे हुए समय में। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका विमीय सूत्र आपको बताना है। क्या बताना है? चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा बताना है और साथ ही में क्या बताना है आपको? विमीय सूत्र भी बताना है। तो क्या बताना है आपको इसमें? चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये आपको समझ करके चलना है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, आपको जब कोई भी चीज आप पढ़ते हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो एक बार में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। फिजिक्स वगैरह में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वहीं हिंदी वगैरह में आपको जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसीलिए आपको चीजों को रिपीट करना है 1-2 बार 3 बार 4 बार, ताकि ये चीज आपको याद हो जाए। तो याद करने के लिए मैं सिंपल सी परिभाषाएं यहाँ पर आपको लोग देता हूँ जो कि आपको वेरी इजीली में आप लोग आराम से याद कर पाओ। तो क्या बताओगे आप उत्तर में कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है वो आपका पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपका कहलाता है। इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की आपको इसमें बीमा भी बतानी तो बीमा आप लोग याद कर लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा होती है और ये इंपॉर्टेंट बीमा है, तो इसको आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लो, याद कर लो। यहाँ पर आपको याद कर लेना ताकि आप इसको कंफ्यूज ना हो। क्या याद कर लोगे? चुंबकीय फ्लक्स की बीमा होती है आपकी ml⁻², t⁻², a⁻1। तो इस प्रकार से आपको चुंबकीय फ्लक्स की बीमा भी याद कर लेनी है। तो ये चीज भी आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, बिल्कुल भी आप इसे स्किप मत करिएगा यदि आप लोग अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो। क्वेश्चन है इसमें आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम आपको बताना है। क्या बताना है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेंज का नियम, इसकी परिभाषा आप सभी को पता होनी चाहिए। तो सभी लोग इसका परिभाषा क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि किसी परिपथ में, क्या बताएंगे आप लोग? किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा जो आपका होता है उसकी जो दिशा होती है सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लेंज का नियम बोलते हैं। सिंपल सी आपकी परिभाषा। क्या परिभाषा है आपका? इसमें आपको समझना यह है कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या फिर आप बोल सकते हो प्रेरित धारा की दिशा जो होती है सदैव उस कारण का ही विरोध करेगी जिस कारण से वो स्वयं उत्पन्न होती है, और इसको हम लोग लेंज का नियम बोलते हैं। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी वे में मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है ताकि आपको सिंपल तरीकों से याद हो जाए, आपको इसमें ज्यादा समय ना वेस्ट करना पड़े। लेकिन फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन याद करना तो 3-4 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा ताकि ये चीजें आपको अच्छे तरह से याद रहे लंबे समय के लिए। क्योंकि यदि आप अभी याद करके अभी भूल जाते हो तो फिर आपको एग्जाम में कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए जो भी चीज आप पढ़ते हो, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है, उसको आपको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर लेना है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्वप्रेरकत्व, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कैसे आप लोग लिखेंगे आइए समझते हैं। इसमें आप बताएंगे किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा भी सिंपल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें याद होंगी। क्या है परिभाषा इसकी? कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है या फिर हम उसको स्वप्रेरकत्व भी बोल सकते हैं, उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। और उसके मात्रा की जब हम बात करेंगे, ये इसका मात्रा आपका हेनरी होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दो यदि आपने नहीं किया है, और वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रेरित धारा को ज्ञात करने के लिए हमको क्या बताना है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताना है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में बताएंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम दाहिने या फिर बोल सकते दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली जो आपकी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा तथा अंगूठा आपका चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो जो बीच वाली उंगली होगी वो आपका चालक में प्रेरित कह सकते हो आप धारा
की दिशा बताएगी। तो ये आपका होता है प्रेरित वायु धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है। लघु में भी इसका क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा डायग्राम के साथ में, तो वहां भी आप लोग देखिएगा, उसमें भी ये चीजें आपको बताई जाएंगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली जो आपकी उंगली होगी वो चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। सभी लोग नोट कर लो, याद कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी देखिए। आपको क्या बताना है इसमें? अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा और साथ ही में एक व्यवहारिक उदाहरण भी आपको यहाँ पर बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप बताएंगे किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। यह आपका परिभाषा कैसे होता है आप बताएंगे। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच में जो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक होता है या फिर उसको हम लोग अन्योन प्रेरकत्व बोलते हैं, वो आपका संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये आपका होता है परिभाषा किसका? अन्योन प्रेरण गुणांक की, या फिर हम इसको बोल सकते हो अन्योन प्रेरकत्व की। आगे इसमें आप लोग उदाहरण बताएंगे, जिसमें आपका एक उदाहरण बता सकते हो, व्यवहारिक उदाहरण जो कि आपका होता है ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। क्या होता है आपका? ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली आपका एक कह सकते हो आप लोग व्यवहारिक उदाहरण किसका? अन्योन प्रेरण का। तो इस प्रकार से आप उसको याद कर लीजिए अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा के बारे में और साथ ही में उसके व्यवहारिक उदाहरण के बारे में भी। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका हो जाता है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्या होगा सूत्र, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था आपका? किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है इस प्रकार से आपका होता है n बराबर साइन a प्लस डेल m अपान में 2, फिर आपका अपान में हो जाएगा साइन a बाई 2। इस प्रकार से आपका ये होता है। तो ये आपका क्या होता है सूत्र? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है, जहां पर जो आपका a होता है, a आपका प्रिज्म कोण होता है, डेल m आपका न्यूनतम विचलन कोण होता है, और ये आपका n होता है, ये आपका अपवर्तनांक होता है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से आपको करना है अपने एग्जाम में, इसी प्रकार से आपको उसका फॉर्मूला लिखना है और साथ ही में इस प्रकार से आपको इसमें बता देना है कि क्या क्या चीजें इसमें क्या क्या हैं। और उसके अलावा एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है और अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में आपको बताना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना क्या है, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए आपको सूत्र बताना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बताएंगे किसके बारे में? न्यूनतम विचलन कोण के लिए आपको सूत्र बताना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डेल m बराबर n-1 ब्रैकेट में, और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा a। तो इस प्रकार से न्यूनतम विचलन कोण का जो सूत्र होगा किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का, वो सूत्र आपका इसी प्रकार से होगा डेल m बराबर n-1 ब्रैकेट में और फिर आपका a हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाएगा, जहां पर जो आपका a होता है, यानी कि जो आपका a होता है आपका प्रिज्म कोण होता है, और जो आपका n होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसको आप लोग याद कर लीजिए। पहला आपका सूत्र था कंप्लीट हो गया है। क्या सूत्र था? न्यूनतम विचलन कोण का इसी प्रकार से आपको बताना है। तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। अगला आपका इसमें है कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र बताना। तो कोणीय विक्षेपण का सूत्र होगा आपका इस प्रकार से हो जाएगा, थीटा बराबर
एन वी माइनस एन आर ब्रैकेट में और फिर आपका बाहर ए हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन आर ब्रैकेट बंद ए, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। जहां पर जो आपका एन वी है, एन बी आपका है बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, और जो आपका आर है एन आर जो आपका है आपका लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है। बाकी चीजें आप जानते ही हो, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो, और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ताकि और भी लोग आ जाएं तो और भी अच्छा लगेगा इसी प्रकार कोई भी वीडियो को क्रिएट करने में। अगला क्वेश्चन आपका इसमें क्या हो जाता है, क्वेश्चन आपका हो जाता है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रांतिक कोण की परिभाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु और लघु में क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है क्रांतिक कोण की परिभाषा, ये समझते हैं। इसमें आप बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग आपका कैसा होता है, अपवर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, तथा शेष भाग जो आपका होता है वो आपका परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका अधिकांश भाग आपका अपवर्तित हो जाएगा तथा शेष भाग आपका परावर्तित हो जाएगा। और अपवर्तित किरण आपका अविलंब से दूर हटती है, यानी कि जो किरण आपकी अपवर्तित होती है वो आपका आप बोल सकते हो अविलंब से दूर हटती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आपका आई तो हम लोग इतना बढ़ा जाए, मतलब इतना बढ़ा दिया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए आप अपवर्तन कोण का जो मान हो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। याद करिए एक बार फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले क्या बताएंगे आप लोग कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका अधिकांश भाग अपवर्तित होगा तथा शेष भाग परावर्तित होगा। अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटेगी, और यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई का जो मान है इसको हम लोग इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के रूप में आप बोल सकते हो, विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का जो मान हो 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण बोलेंगे। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि अतः कोण या अतः आपका क्रांतिक कोण जो आपका होगा वो आपका सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा। तो आपको यहाँ से बताना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे अति लघु में आए चाहे लघु में आए, वहां पर दोनों जगह पर बता सकते हो यदि आपको उसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में अति लघु में आएगा जरूर, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। इसमें आप बताएंगे जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी तो प्रकाश की यह घटना आपका क्या कहलाएगी, परावर्तन कहलाएगी। सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सिंपल से बता सकते हो कि जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होगी यानी कि आएगी तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश की यह घटना आपकी परावर्तन कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सब लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना आपका परावर्तन कहलाती है। याद करिए सभी लोग, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बारे में आपको यहाँ पर परिभाषा देनी है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विसरित हुए सीधे निकल जाएंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। सिंपल सी परिभाषा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विसरित हुए सीधे निकल जाएंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। किसका, लेंस का। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी हम भूला करो भाई लोग, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से सारी चीजें चल रही हैं और मुझे भी आप लोग से काफी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट दिखाओगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है एकल गोलीय पृष्ठ पर परावर्तन के अपवर्तन का सूत्र आपको बताना है। क्या बताना है, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है।
सिंपल सा इसको आपको बताना है, आपको सूत्र यहाँ पर याद होना चाहिए। क्या क्वेश्चन आपका था? क्वेश्चन था एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, उसके बारे में आइए समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर में आप लोग बताएंगे कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। क्या होता है? n बटे में v माइनस में आपका 1 अपान में u बराबर आपका हो जाएगा n-1 और बटे में आपका क्या हो जाएगा r। ये आपका क्या होता है सूत्र? ये आपका एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग याद कर लीजिएगा। n बटे में आपका v माइनस में 1 अपान u बराबर आपका हो जाएगा n-1 अपान में r। इस प्रकार से सूत्र होता है। जहां पर जो आपका u होता है यानी कि ये वाला पार्ट होता है, u जो आपका होता है ये आपका पृष्ठ से वस्तु की दूरी होती है। जो v होता है आपका पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होती है। जो आपका r होता है आपका पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होता है। n जो आपका होता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है? पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। इस प्रकार से सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। सिंपल से है, सभी लोग पढ़ लो, याद कर लो अच्छे तरीके से। इसमें आपका जो क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है क्या? तरंगार को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग इसलिए बोल सकते हो कि इसकी संभावना काफी ज्यादा है इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में आने की, तो इसीलिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि तरंगार को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो उत्तर में क्या बताएंगे, आइए समझते हैं। कि माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग तरंगार्ग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका परिभाषा है कि किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को जो स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगार्ग बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा, याद कर लो जल्दी से, 2 मिनट से ज्यादा आपको इसमें लगना नहीं चाहिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सेट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हो? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका होता है और ये आपका हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, इस बार भी जरूर आएगा। ये चीज आप मान करके चलना। तो चलिए इसका उत्तर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा मैंने आपके लिए लिखी है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और आप लोग सिंपल तरीके से याद कर लो, अपना नंबर प्रिपेयर कर लो। क्या आपका क्वेश्चन था, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हो? तो आप यही चीज में बताओगे कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहेगा उसको हम लोग कला संबंध स्रोत बोलेंगे। आगे आप लोग इसमें एक लाइन और बता सकते हो कि दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कला संबंध स्रोत वाला, तो इससे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग नोट कर लो और अच्छे से पढ़ भी लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका है कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हो? उत्तर मैंने आपको बताया, ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहेगा उसको हम लोग कला संबंध स्रोत बोलेंगे। और दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। क्या बताना है आपको? आपको यही बताना है कि उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। तो उत्तर में आप बताएंगे व्यतिकरण तथा ध्रुवण। तो व्यतिकरण और ध्रुवण वह घटनाएं हैं जिनसे प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। वैसे तो मैंने इसमें ऐसे लिख दिया है, लेकिन जब आप लोग अपनी कॉपी में लिखना बोर्ड एग्जाम की तो वहां पर थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना इस प्रकार से कि सबसे पहले लिखना कि मतलब कि उन घटनाओं का उल्लेख जिस प्रकार से आपको बताया गया है कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि निम्न घटनाओं के द्वारा होती है। इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाना। फिर उत्तर में आप लोग ये चीज लिखना है, मतलब कि उत्तर में यही चीज लिखना है आपको सबसे पहले कि प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि किन घटनाओं से होती है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि निम्न घटनाओं से होती है। उत्तर में आप लिखेंगे पहला व्यतिकरण, दूसरा आपका ध्रुवण। इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो इस प्रकार से लिखोगे तो फिर आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की किस विशेष प्रकृति का कह सकते हो आप लोग की पता मिलता है, प्रमाण मिलता है। क्या बताना है आपको?
प्रमाण मिलता है। ठीक है, क्या बताना आपको इसमें कि प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है। तो आप लोग उत्तर में बताएंगे कि प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ, आप लोग बोल सकते हो, प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। तो यही प्रमाण आपका मिलता है किससे, प्रकाश के ध्रुवण घटना से। याद कर लीजिए फिर से कि प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि होती है। यानी कह सकते हो आप लोग कि प्रकाश तरंगों की एक बोल सकते हो विशेष प्रवृत्ति का पता चलता है, वो क्या आपका होता है, प्रकाश के ध्रुवण घटना से। याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में बताएंगे कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। सिंपल सा इसका आंसर है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। उत्तर में आप बताएंगे कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो वहां पर हम लोग आइए देखने शुरू करते हैं, और साथ ही में वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में जब हम डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है कि जब हम लोग कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीज आपको इसमें बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग उत्तर बताएंगे कि कांच के उत्तल लेंस को जब हम लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। यानी कि जो आपका उत्तल लेंस होगा वो आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। कब, जब आप लोग कांच के उत्तल लेंस को आप लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबो दोगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला हो जाएगा आपका इस प्रकार से, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है आपका, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखना है, साथ ही में प्रतीकों के अर्थ भी आपको बताने हैं। तो आप यहाँ बताएंगे कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स एक्स आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक्स एक्स बराबर एफ एफ आपका इस प्रकार से होता है, एक्स एक्स कॉमा और बराबर आपका हो जाएगा एफ एफ कॉमा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र होता है किसके लिए, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र होता है। और साथ ही में इसके प्रतीक की बात करेंगे तो उनके प्रतीकों के बारे में आपको बताना है कि जो आपका यहाँ पर एक्स कॉमा है, इसका क्या बताएंगे आप लोग, इसका बताएंगे इसके बारे में कि लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी को हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं इससे। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, इसमें एक्स है, तो एक्स के बारे में बताएंगे कि लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी आपका क्या होता है, आपका एक्स होता है, केवल एक्स। और तीसरा आपका इसमें होता है एफ, और साथ ही में एफ कॉमा, इस प्रकार से आपका होता है। तो ये आपका लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी होती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना था। क्वेश्चन क्या था, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखना था, प्रतीकों के अर्थ भी बताने थे। तो आप लोग उत्तर में बताया क्या, लेंस के फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र आपका हो जाएगा एक्स एक्स डैश एक्स एक्स कॉमा बराबर एफ एफ कॉमा, इस प्रकार से आपका था। एक्स कॉमा आपका हो जाएगा लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और दूसरा आपका हो जाएगा एक्स आपका हो जाएगा लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, तीसरा आपका हो जाएगा एफ व एफ डैश आपका हो जाएगा कॉमा कि लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। उत्तर में आप बताएंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आपका होता है 1/f बराबर आपका n-1 ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में आपका होगा 1/r1 माइनस 1/r2। यह आपका सूत्र होता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना था कि किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो आप यहाँ बताएंगे कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपका होता है, याद कर लीजिए, सूत्र भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये।
जिसके बारे में आपको बताना है प्रकाश के विवर्तन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें आप बताएंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे इस प्रकार से, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो, तो आपका क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर आप लोग प्रकाश का विवर्तन लगा सकते हो हेडिंग। फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। पहले आप इन 3 लाइन जो मैंने आपको बताया इसको समझिएगा आप लोग, कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ेंगी तो फिर वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से, यानी कि कह सकते हो थोड़ा सा मुड़ जाएंगी। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। सिंपल सा आपका ये परिभाषा था, कुछ भी इसमें आपको करने की जरूरत नहीं, केवल आपको एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। क्या मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। आगे आप इसमें बताएंगे कि सुपेक्ष जो आपका होता है, सुप्रेक्ष विवर्तन के लिए विवर्तक वस्तु का जो आकार हो तथा तरंग दैर्ध्य जो आपका हो समान कोटि की होनी चाहिए। यानी कि यदि आपको सुप्रेक्ष विवर्तन चाहिए तो उसके लिए जो विवर्तक वस्तु होगा उसका आकार तथा तरंग दैर्ध्य जो आपका होगा समान कोटि की होनी चाहिए। विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट भी याद करना है कि जो विवर्तन होता है आपका तरंगों का एक विशिष्ट गुण है जो कि केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में देखने को नहीं मिलता। तो विवर्तन किसमें देखने को मिलता है, तो सभी लोग बताओगे तरंगों में देखने को मिलता है, जबकि कणों में देखने को नहीं मिलता है। और विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण होता है। तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं मैंने आपको पूरा बता दिया है, आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन के संबंध में लिखिए। यानी कि देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में क्या संबंध होता है वो चीज हमको इसमें बताना है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है, कार्यफलन और देहली आवृत्ति में संबंध आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला बताते हैं, कार्यफलन आपका क्या हो जाएगा, W बराबर H म्यू नॉट, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। जहां पर म्यू नॉट जो आपका होगा आपका देहली आवृत्ति होती है और H आपका प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। और जो आपका W होता है आपका कार्यफलन होता है। तो इस प्रकार से देहली आवृत्ति में कार्यफलन में संबंध मैंने आपको बता दिया है। W बराबर H म्यू नॉट होता है, जहां पर W आपका कार्यफलन, म्यू नॉट आपका देहली आवृत्ति और H आपका प्लांक नियतांक होता है। इसी प्रकार से आपको बताना, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको आप लोग नोट कर लो, याद कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है कि फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर फोटान होती है इसकी ऊर्जा तथा संवेग में आपको संबंध कैसे बताना, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप क्या बताएंगे, आइए देखते हैं। इसमें आप बताओगे क्या, संवेग P बराबर क्या हो जाएगा आपका, E अपान में C हो जाएगा। जहां पर जो आपका E होता है, E आपका ऊर्जा होता है और C प्रकाश का निर्वात में वेग होता है। P आपका क्या होगा, इस प्रकार से P आपका संवेग होगा। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिए, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध होगा। तो सभी लोग बताएंगे P बराबर E अपान में C होता है, जहां पर E ऊर्जा और C प्रकाश का निर्वात में वेग होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया तो मैंने लिख दिया है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना है। क्या लिखना है हमको, कि जो आपका m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी जो आपका दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा का संबंध हमको इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप बताएंगे कि गतिमान जो आपका कण होता है कि गतिज ऊर्जा के पदों में द्रे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपकी इस प्रकार से होगी, लैम्डा बराबर H अपान में आपका हो जाएगा √2m के। इस प्रकार से आप लोग इसको किसके पदों में लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा के पदों में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। तो क्या होता है नाभिकीय विखंडन, आइए समझते हैं इसके बारे में। तो नाभिकीय विखंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आप बताएंगे कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन आपके जो होते हैं संघट्ट करते हैं तो फिर वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे
नाभिकों में टूट जाएगा तथा इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है, वो आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार भारी नाभिकों की जो टूटने की प्रक्रिया होगी उसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या था क्वेश्चन आपका कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते, तो आप बताएंगे। सिंपल सी परिभाषा कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन आपके संघट करेंगे तो फिर जो आपका नाभिक होगा लगभग दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, और नाभिकों का टूटने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। इसमें एक दो लाइन आप लोग जोड़ सकते हो इस प्रकार से, तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वो आपका ऊर्जा समीकरण बोल सकते हो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया आपकी नाभिकीय विखंडन कहलाती है। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हो कि आपका जो न्यूट्रॉन है तो आपका जब यूरेनियम यानी कि यूरेनियम का क्या होता है आपका 92, यूरेनियम का यू है आपका 235, इस प्रकार से आपका होता है 92 आपका यू, और यहाँ पर 235 इस प्रकार से आपका होता है। तो ये आपका जब क्या होगा संघट्ट करेगा त्रिगामी न्यूट्रॉन के साथ में, तो ये आपका कई कह सकते हो आप लोग नाभिकों में टूट जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका एक भारी नाभिक है, अब कई नाभिकों में आपका इस प्रकार से टूटेगा, जैसे कि 56 BA 144 इस प्रकार से आपका टूट गया, प्लस में आपका 36 KR 89 में इस प्रकार से टूट गया, और साथ ही में आपका 3 आपका यहाँ पर नॉट हो EN1 आपका जो है वो भी आपका हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में E यानी कि ऊर्जा भी प्राप्त होगी। इस प्रकार से आपको समझना है कि जब आपका भारी नाभिक यानी कि जो यूरेनियम है वो आपका जब संघट्ट करेगा त्रिगामी न्यूट्रॉन के साथ में, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये कई सारे बोल सकते हो आप लोग नाभिकों में टूट जाएगा, जो कि आपका इस प्रकार से एग्जाम्पल आपके सामने से कि BA KR और साथ ही में इसी प्रकार से 0N1 और साथ ही में E यानी कि ऊर्जा भी इस प्रकार से मिलती है। तो इस प्रकार से एक आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसे भी मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, ये चीज आपको इसमें बताना। तो आप इसमें बताएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। क्या होती है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होगी, तो आप बताएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें अब हो जाता है कि नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित हुए बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। क्या होता है कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित हुए बल जो कि न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकीय बल बोलेंगे। याद कर लीजिए इसको भी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एक AMU की तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि MEB में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, आपसे पूछ सकता है कि एक आपका बोल सकते हो आप लोग कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एक AMU की जो तुल्य ऊर्जा होगी उसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग किस प्रकार से बताएंगे। ये चीज आपको यहाँ पर याद करनी होगी कि एक AMU बराबर आपका होता है 931 MEB यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से आपको उसको याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है और अति लघु में भी आता है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि एक एमयू का जो आपका बोल सकते हो कि एक एमयू बराबर आपका होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध आपको बताना। क्या बताना है, बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध बताना। इसमें आप बताएंगे कि बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो बंधन ऊर्जा होगा वो आपका नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होगा परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। यह चीज बहुत ही सिंपल सी है कि जो आपका बंधन ऊर्जा होता है नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होगा परमाणु उतना ही अधिक स्थायी रहने वाला है। कि मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है, मूल कण और प्रतिकण। तो मूल कण प्रतिकण एक साथ में भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, इसीलिए मैंने दोनों की परिभाषाएं साथ में आपको बता दी हैं, ताकि अगर मूल कण आए तो भी आप बता पाओ और अधिक प्रतिकण आए तो भी आप लोग बता पाओ। तो मूल कण क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, हेडिंग लगा दो आप लोग कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है मूल कण कहलाते हैं। यानी कि जो कण पहले से ही निर्मित है उनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं होगा वही आपके मूल कण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका एक मूल कण होता है, क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में क्लियर ही कर दिया है कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होगा वही आपके मूल कण कहलाएंगे। एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है।
1 मिनट नहीं लगना चाहिए आपको ये याद करने के लिए। तो इससे आप लोग जल्दी से याद करो, रिपीट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगला टॉपिक जो इसमें आपका है, तो मूल कण मैंने आपको बता दिया है। प्रतिकण के बारे में समझ लीजिए, प्रतिकण क्या है भाई इसके बारे में, ठीक है। तो प्रतिकण में आप बताएंगे कि यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऐसे कणों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे का प्रतिकण बोलेंगे। सिंपल सी परिभाषा है कि जब दो कण परस्पर मिल करके एक दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त कर दें, ठीक है, और केवल ऊर्जा की प्राप्ति हो, तो ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का क्या बोलेंगे, प्रतिकण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिकण बोलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है कि यदि दो कण परस्पर मिल करके एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का प्रतिकण बोलते हैं। एग्जाम्पल यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो पॉजिट्रॉन। क्या होता है आपका, पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका जो पॉजिट्रॉन होता है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। ये कण एक दूसरे से मिलकर के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक दूसरे को समाप्त करके एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त करके ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, इसीलिए एक दूसरे का प्रतिकण कहलाते हैं, एक दूसरे का, ठीक है। तो इस प्रकार से मूल कण और प्रतिकण के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला आपका इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य। क्या है आपका, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बंधन ऊर्जा के बारे में आपको बताना नाभिक की, तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। क्या है कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर क्या बोल सकते हो आप लोग, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। और किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक भी आपका उतना ही अधिक आपका स्थायी होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि AMU शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो से क्या तात्पर्य है, इसका किग्रा के साथ संबंध आपको बताना है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको बताना है AMU से क्या तात्पर्य है और साथ ही में इसके किग्रा के क्या संबंध होता है उसके बारे में बताना है। तो आप बताएंगे कि जो आपका एक AMU होता है वो आपका कार्बन परमाणु C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग कहते हैं। किसके भाग को कहते हैं, AMU जो आपका होता है कि AMU कार्बन परमाणु C6 आपका जो होता है 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग कहते हैं। और यदि हम लोग बात करेंगे किग्रा के साथ संबंध के बारे में इसके, तो आप बता सकते हैं कि एक AMU बराबर आपका होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किग्रा होता है। यानी कि एक AMU बराबर कितना होता है, कितने किग्रा के बराबर होता है, तो आप बता सकते हैं 1.66 × 10⁻⁻27 किग्रा के बराबर होता है। यही आपका संबंध होता है किग्रा और AMU के बीच में। आप समझ के होंगे तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो आगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो आगे आपको इसमें बताना क्या है, आगे आपको बताना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे बोलते हैं तथा उसकी शर्त क्या होती है। यानी कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्थायी कक्षा होती है उसको हम लोग मतलब किसे कहते हैं, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे बोलते हैं तथा उसकी क्या शर्त होती है, इसके बारे में हमको समझना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब इसके बारे में आप बताएंगे कि उत्तर में कि बोर की परिकल्पनाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का विसर्जन नहीं करता है। ये कक्षाएं आपकी स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या होता है कि बोर की परिकल्पनाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ये कक्षाएं आपकी स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। यहाँ पर आगे आप बताएंगे कि इन कक्षाओं में परिक्रमण करते आपका इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है आपका h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात यानी कि MBR बराबर आपका होता है N
फिर ब्रैकेट में आपका h/2 पाई होता है, जहां पर जो आपका n का मान होता है आपका 1 2 3 4 6 7 ऐसे अनंत हो सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो जो का परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे बोलते हैं मैंने आपको बता दिया तथा उसकी शर्त क्या होती है उससे भी मैंने आपको बता दिया है। इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, वो चीज हमको इसमें बतानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रदरफोर्ड ने जो आपका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था उससे क्या निष्कर्ष की प्राप्ति हुई। तो उत्तर में आप बताएंगे सबसे पहला निष्कर्ष कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला गोला होता है। क्या होता है परमाणु का अधिकांश भाग? एक खोखला गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 कोटि की होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। आगे आप बताएंगे दूसरा पॉइंट कि परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होता है, यानी कि जो परमाणु का समस्त धन आवेश होता है वो परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होता है। ये सारे निष्कर्ष निकले थे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से। ठीक है, तीसरा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मी कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। तो ये सारे क्या हो गए आपके रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष, जो कि मैंने आपको बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति मतलब की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग आपको बताना है। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है, तो आप बताएंगे h/2 पाई होता है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे याद करने के साथ में वीडियो को आप लोग लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में इस चैनल को आप लोग सपोर्ट दिखाइए। चैनल क्या है आपका, ड्रीमलाइट एजुकेशन चैनल। इसको आप लोग सपोर्ट दिखाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और भी अधिक लोग आएँ और इसी प्रकार के और भी वीडियोस में आप लोगों के लिए आपका हो जाता है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या होता है, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। तो देहली आवृत्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे, आइए देखते हैं। उत्तर में आप बताओगे कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं देहली आवृत्ति कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं देहली आवृत्ति कहलाती है। सिंपल सी इसकी परिभाषा है, याद कर लीजिए। आगे आप इसमें बताएंगे कि इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, अतः आपका यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। यानी कि जो प्रकाश की देहली आवृत्ति होती है उसमें आप बताएंगे कि देहली आवृत्ति में कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी कि वह प्रकाश की वह सबसे कम या बोल सकते हो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं देहली आवृत्ति कहलाएगी। और जब इससे कम आवृत्ति कर दी जाएगी है तो उसमें क्या होगा कि जब इससे कम आवृत्ति कर दी जाएगी तो प्रकाश से धातु से कोई भी आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अतः जो आपकी देहली आवृत्ति होती है एक विशेष महत्व रखती है, जिसकी वजह से आपके धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो देहली आवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी मैंने लिखना था आप लोग को सारे मैंने आपको बता दिए हैं, नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आपका हो जाता है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हो। हर बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती। सिंपल सा है, लाइन ध्यान से सुनिएगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। क्या है परिभाषा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। यह धातु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि जो धातु होता है इसके पदार्थ की प्रकृति पर कौन निर्भर करता है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन निर्भर करता है। आगे आप बताएंगे कि सामान्य रूप से इसको W से
व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सूत्र, W बराबर आपका हो जाएगा H म्यू नॉट, आपका इस प्रकार से हो जाएगा। आप जानते हो म्यू नॉट बराबर आपका क्या होता है, C अपान में लेमडा नॉट। तो यदि आप लोग चाहो तो इसकी जगह पर यानी कि इस वाली की जगह पर चाहो तो C अपान में लेमडा नॉट लिख सकते हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या कर देंगे, C अपान में लेमडा नॉट कर देंगे। तो आपका हो जाएगा W बराबर HC अपान में आपका क्या हो जाएगा लेमडा नॉट। तो इस प्रकार से सूत्र आपका बनेगा। यहाँ पर जो आपका लेमडा नॉट होता है आपका देहली तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, क्या है आपका देहली तरंग दैर्ध्य है। तो इस प्रकार से प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है इसे भी मैंने आपको समझा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही इजी वे में लिखने का प्रयास करता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको तुरंत याद हो जाए। बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप लोग आराम से याद कर लो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि लुईस दे ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या करो। क्या बताना आपको, लुईस दे ब्रोगली के तरंग और की द्रव्य तरंग की अवधारणा की हमको व्याख्या करनी है। तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि दे ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि जो आपका जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। जिस प्रकार से जो आपके दे ब्रोगली हैं उन्होंने बताया कि जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दे ब्रोगली तरंग बोलते हैं। याद कर लीजिए इसको भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले पेज बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं और जो क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। पेज में मैं हटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने पेज पर किया है। तो आप लोग सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए, यानी कि जो ठोस होता है उसमें उपस्थित जो ऊर्जा बैंड होते हैं उसके बारे में आपको बताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो आप सभी लोग बताओगे कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम आपके निम्नलिखित हैं। क्या बताओगे आप लोग, पहला चालन बैंड तथा संयोजी बैंड आपके ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड है। तो इसीलिए आपको याद कर लीजिए कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम क्या होंगे। तो आप सही बताओगे चालन बैंड होगा और साथ ही में संयोजी बैंड, ये आपके ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड होते हैं। इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका इसमें दिया गया है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। क्या बताना है आपको, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। तो आप बताओगे कि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है आवेश वाहक, और जो आपका पी टाइप होता है उसमें कोटर आपका आवेश वाहक होता है। सिंपल सा इसका है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में कोटर आपके आवेश वाहक होते हैं। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हो। क्या दिया गया है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। इसमें आप उत्तर में बताएंगे कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं करती अवक्षय परत कहलाती। क्या है आपका कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है अवक्षय परत कहलाती है। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं करती अवक्षय परत कहलाती है। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्मेनियम को किस प्रकार से हम लोग पी प्रकार का अर्धचालक बना सकते हैं। उत्तर में आप बताओगे, आप लोग क्या बताओगे, उत्तर में आप बताओगे कि जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया आदि की सूक्ष्म मात्रा यदि हम लोग मिला दें तो उसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जर्मेनियम को पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आप बताओगे कि जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे कि एल्युमिनियम, बोरान आदि की सूक्ष्म मात्रा मिला करके इसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी आपका है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा क्लास 12 की फीस की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि आपके वो परीक्षा में आ सकते हैं, आपके जो बोल सकते हो अति लघु उत्तरीय वाले, वो सारे मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। आपका लास्ट
क्वेश्चन था, इसको भी करने के बाद आप पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने सारी चीज़ों को देखा अच्छे तरीके से तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आया है, और उसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। उसके अलावा यदि आप लोग इसी प्रकार से नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।